नमस्कार विद्यार्थियों, बानसूर महाविद्यालय बानसूर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 24 अप्रैल 2021 पंचायती राज दिवस है। तो हमने आज पंचायती राज से संबंधित इसका संवैधानिक इतिहास, इसके संबंधित कुछ समितियां, इसके अलावा पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान क्या है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वे क्या क्या कार्य करते हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन दो स्तरों पर पाए जाते हैं। पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसे हम नगर निकाय कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान से ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है और पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से ही मानी जाती है। किंतु पंचायती राज संस्थाओं को उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। इसके माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह जो अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू होने के कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज 24 अप्रैल 2021 है और आज पंचायती राज दिवस है। इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो भी ऐतिहासिक जो समितियां हैं, उन समिति कौन कौन सी समिति थी, उन समितियों की सिफारिश क्या थी, इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न इकाइयों के कार्य क्या क्या है, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, पंचायती राज संस्थाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सम्मिलित कीजिए। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता, पंचायती राज का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त सभी सम्मिलित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनको सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है। ये सम्मिलित है या नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किन्हें माना जाता है? बलवंत राय मेहता को, बिल्कुल सही है। पंचायती राज का जनक भारत में जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अतः उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोबारा सुनिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 24 मई को, प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड लिटन, थर्ड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। हमें पता है संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, इनमें से गलत मिलान को पहचान कीजिए। इनमें से गलत मिलान को पहचान कीजिए। कुछ कार्यक्रम है और उनके जो उनकी वर्ष है उनसे क्या करना है? मिलान करना है। पहला कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। दूसरा है राष्ट्रीय शहरी विस्तार योजना 1953। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम, जिसे हम पेशा एक्ट भी कहते हैं, 1956। इनमें से गलत मिलान को पहचानना है या उपयुक्त सभी सम्मिलित है। इनमें से गलत क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में ही शुरू होता है। राष्ट्रीय शहरी विस्तार योजना 1953 में ही शुरू होती है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम या जिसे हम पेशा एक्ट कहते हैं वह 1956 में शुरू नहीं होता, वह 1996 में शुरू होता है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? गलत आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित गलत कथन है। बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित गलत कथन है। हमें पता है बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। पहला है, इस समिति का गठन 1957 में योजना आयोग द्वारा किया गया। सेकंड ऑप्शन है, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 व राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 के कार्यों की समीक्षा हेतु एक आयोग था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को सौंपी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। फोर्थ ऑप्शन है, यह राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं हम। बिल्कुल, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसका गठन का उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार योजना के कार्यों की समीक्षा करना, बिल्कुल ये कार्य भी इनका सही है। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को सौंपी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सिफारिश की, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है, यह राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाया जाए, बिल्कुल सही है। जिला परिषद को सलाहकारी समन्वयकारी पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए, ये रॉन्ग है। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर करने की सिफारिश नहीं की थी। दोबारा सुनिए, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। ये पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाना चाहते थे। ये जिला परिषद को सलाहकारी समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण निकाय बनाना चाहते थे। ये बलवंत राय मेहता समिति की कुछ सिफारिश थी। इन्होंने पंचायती राज संस्थानों का चुनाव दलीय आधार पर करने की सिफारिश नहीं की थी। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? ये 5 है, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की मांग करने वाली समिति थी।
ऑप्शन फर्स्ट बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सेकंड अशोक मेहता समिति, ऑप्शन थर्ड पीके थुंगन समिति और ऑप्शन फोर्थ लक्ष्मण मल सिंघवी समिति। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करने वाली समिति थी अशोक मेहता समिति। तो पहली बार पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करने वाली कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचानिए। पहला इनकी सिफारिश है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर करवाया जाए, बिल्कुल सही है। दलीय आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करने की सिफारिश करने वाले अशोक मेहता ही थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले, बिल्कुल सही है कि एससी और एसटी है उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने। और पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए, ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। इन्होंने पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 8 वर्ष किए जाने की सिफारिश नहीं की थी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किए जाने की सिफारिश जीवी के राव समिति ने की थी। इस तरीके से इसका संबंध अशोक मेहता समिति से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवी के राव समिति के बारे में सही कथन पहचानिए। इस समिति का गठन 1985 में किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा है ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाने की सिफारिश की। तीसरा ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की। फोर्थ ऑप्शन है पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें सभी कथन क्या है? सत्य हैं। इस समिति का गठन 1985 में किया गया। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया, राजीव गांधी सरकार के समय किया गया। ग्राम पंचायतों को वित्तीय शक्ति दी जाने की इन्होंने क्या की थी? सिफारिश की थी। एक राज्य वित्त आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश भी कौन सी समिति कर रही है? जीवी के राव समिति कर रही है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव या कार्यकाल 8 वर्ष किए जाने की सिफारिश भी कौन सी समिति करती है? जीवी के राव समिति करती है। इस तरीके से सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती सुधारों से संबंधित लक्ष्मी मल सिंघवी का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस फोटो को यदि आप पहचानते हैं तो इस प्रश्न का आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा मोरारजी देसाई, सेकंड है इंदिरा गांधी, तीसरा है राजीव गांधी और फोर्थ है वीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी के समय ही लक्ष्मी मल सिंघवी का समिति का गठन किया गया। लक्ष्मी मल सिंघवी हमारे राजस्थान के ही जोधपुर के रहने वाले थे। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के समय किया गया। पंचायत सुधारों से संबंधित यह समिति थी लक्ष्मी मल सिंघवी। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा देने हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, 73वें संविधान संशोधन से पूर्व भी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की गई राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। राजीव गांधी की सरकार ने इस संदर्भ में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यह संविधान में कहाँ उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है मूल अधिकारों में, ऑप्शन सेकंड है प्रस्तावना में,
ऑप्शन थर्ड है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन फोर्थ है संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने का पहली बार प्रयास किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों के समय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद के द्वारा पारित किया गया। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि पंचायती राज संस्थानों को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको पहला ऑप्शन भी क्या करेगा, डाउट करेगा कि 1959 में, क्योंकि 1959 में पंचायती राज की क्या होती है, स्थापना होती है, शुरुआत होती है, लेकिन पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा 1993 से दिया गया, जब 73वां संविधान संशोधन 1993 भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया? ऑप्शन है वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, राजीव गांधी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था परवर समिति। इस परवर समिति के अध्यक्ष भी राजस्थान के ही सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव समिति के समय ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन 1992, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, या पंचायती राज को कौन कौन से विषय दिए गए हैं, इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से करना है कि ग्राम सभा का गठन होता है, आराम से सुनना, ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत के सभी निवासियों द्वारा। सेकंड ऑप्शन है ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह होता है ग्राम सभा। थर्ड ऑप्शन है ग्राम पंचायत के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि ग्राम सभा में होते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और इसका राइट आंसर भी देंगे। बार बार कंपटीशन में आता है। हाल ही में जो स्कूल लेक्चर की भर्ती हुई इसमें भी ये प्रश्न आया था, और इससे पीछे वाली
RAS भर्ती में भी यह प्रश्न एज इट इज आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के, ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह। तो राइट सेकंड आंसर क्या होगा इसका, सही होगा कि ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह ही क्या होता है, ग्राम सभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। पहला है ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होती है। सेकंड ऑप्शन है इसकी गणपूर्ति 1/10 है। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 243(a) के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 243(a) के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। तो इनमें से हमें गलत कथन पहचानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहचानिए गलत कथन कौन सा है। पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होती है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है। सेकंड है इसकी गणपूर्ति 1/10 है, बिल्कुल सही है, गणपूर्ति 1/10 है। अनुच्छेद 243(a) के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 243(a) के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243(a) के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ऐसा भारतीय के जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें उल्लेखित है। संविधान में उल्लेखित निम्न प्रावधानों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचानिए। इनमें से गलत कथन को पहचानना। पहला कथन है ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, जिसे हम राजस्थान में क्या कहते हैं, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। सेकंड ऑप्शन है पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, कि जैसे हम कहते हैं राजस्थान में प्रधान और उप प्रधान। थर्ड है जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसे हम राजस्थान में क्या कहते हैं, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। और फोर्थ ऑप्शन है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जो कठिन प्रश्नों में माना जाता है, इस पर आप विचार करते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो पहला, संविधान में बात यहाँ ध्यान रखनी है कि संविधान में क्या लिखा है, संविधान के अनुसार चलना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या उल्लिखित है, इस बात को ध्यान में लेकर चलना है। कि पहला ऑप्शन हमारा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर भी राजस्थान में भी जो उप सरपंच होता है उसका चुनाव हम नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए पंचों के द्वारा किया जाता है। तो पहला इसका सही है, ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सेकंड ऑप्शन है पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल यह भी क्या है, सही है, यह भी सही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी प्रधान और जिसे हम उप प्रधान कहते हैं, इनका चुनाव हम प्रत्यक्ष न करके हमारे द्वारा चुने गए पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से करते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि प्रधान और उप प्रधान का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरे ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यह भी बिल्कुल सही है कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव भी क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषदों के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, किंतु ध्यान रखना
राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जिसे हम सरपंच कहते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान, उप सरपंच। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा था कि जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रधान का चुनाव हमारे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा चुने गए पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उप सरपंच का चुनाव भी हमारे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा चुने गए वार्ड पंचों के माध्यम से उप सरपंच का चुनाव होता है। किंतु राजस्थान में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसके निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसके निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल के संबंध में सही कथन को पहचानिए। कि इनके कार्यकाल से संबंध में सही कथन को पहचानना है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल 5 वर्ष इसकी प्रथम बैठक से आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर 6 माह के अंदर पुनः उस स्थान को भरना होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सही कथन पहचानना है। तो पहले कथन पर हम चर्चा करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि इसके कार्यकाल की शुरुआत इसकी प्रथम बैठक से ही शुरू हो जाती है। यह कौन से अनुच्छेद में? 243 में उल्लेखित है। यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर 6 माह में पुनः चुनाव कराए जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला कथन है, इसके तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है, पंचायती अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं के आरक्षण के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से हमें क्या गलत कथन पहचानना है? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। पंचायती राज संस्थानों में एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिला है, बिल्कुल नहीं। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य विधानमंडल पर है। तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात इस अनुच्छेद में नहीं की गई है। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि ओबीसी के आरक्षण के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान में रखना होगा कि जो ओबीसी है इसके आरक्षण के निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य विधानमंडल पर होगी। इस संविधान में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला राज्य था मध्य प्रदेश। इसने
पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बाद में राजस्थान ने भी इसे अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन को पहचाने। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन को पहचानना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है। यह एक सदस्यीय निकाय है। यह मतदाता सूची को तैयार करवाता है। पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी भी इसी आयोग पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से सही कथन पहचानना है। तो पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है, बिल्कुल राइट है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। यह एक सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही है। यह एक सदस्यीय निकाय है। यह मतदाता सूची तैयार करवाता है, बिल्कुल सही है। यह पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाता है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में सत्य कथन है। पहला है, इसके कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या है, हमारा क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बारे में सही कथन है कि इसके कार्यकाल का उल्लेख संविधान में उल्लेखित नहीं है। राजस्थान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। इसे उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से सही कथन छांटना है। पहले कथन पर विचार करते हैं। इसका कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल सही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है। राजस्थान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस तरीके से उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 वाई, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य वित्त आयोग, क्वेश्चन क्या है, राज्य वित्त आयोग, इसका प्रावधान 243 आई में भी है। यह पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में। 243 वाई के संबंध में यह नगरीय निकायों से संबंधित है। अतः राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में भी है और अनुच्छेद 243 वाई में भी है। आई वाई दोनों में है। तो उपयुक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य वित्त आयोग का कार्य है। पहला कार्य है पंचायतों व नगर पालिकाओं के वित्तीय अनुदान का निर्धारण। सेकंड, राज्य की संचित निधि से पंचायत व नगर पालिकाओं के भाग का निर्धारण। थर्ड ऑप्शन है पंचायत व नगर पालिकाओं के वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देना। फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं पहले ऑप्शन पर, पंचायतों व नगर पालिकाओं के वित्तीय अनुदान का निर्धारण करना। बिल्कुल सही है कि यह पंचायत व नगर पालिकाओं दोनों के लिए कार्य करता है। पंचायतों की बात करें तो 243 आई में यह पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कार्य करता है और 243 वाई के अनुसार यह नगर पालिकाओं के कार्य करता है, वित्तीय कार्य करता है। तो ये दोनों के वित्तीय अनुदान का क्या करता है, निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, राज्य की संचित निधि से पंचायत व नगर पालिकाओं के भाग का निर्धारण करता है कि जो राज्य की संचित निधि है उसमें से कितना पैसा पंचायती राज संस्थानों को दिया जाए और कितना पैसा नगर पालिकाओं को दिया जाए, इसका निर्धारण भी कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। थर्ड ऑप्शन है यह पंचायत व नगर पालिकाओं के वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा सुझाए गए अन्य कार्य भी राज्य वित्त आयोग करता है। इस तरीके से सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1995 में किया गया। राजस्थान में
प्रथम वित्त आयोग का गठन 1995 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी गोयल थे। बिल्कुल सही है, केसी गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने हेतु योग्यता पर विचार करते हुए सही कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन है, इनकी योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 243 F में है। सेकंड ऑप्शन है, पंचायती राज संस्थानों का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, शेष योग्यताओं के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं हम। इनकी योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 243 F में है। बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, 21 वर्ष होनी चाहिए, यह भी संविधान में उल्लिखित है। और शेष योग्यताओं के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। बिल्कुल सही है कि इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं, आयु 21 वर्ष होनी, कितने वर्ष होनी चाहिए? आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा शेष योग्यताओं के निर्धारण की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार किसे सौंपी गई है? शेष योग्यताओं के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। संविधान में केवल क्या लिखा है कि उसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और इनकी योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 243 F में है। 2 से अधिक संतान होने पर पंचायत राज संस्थाओं में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने वाला पहला राज्य है। तो 2 से अधिक संतान होने पर पंचायती राज संस्थाओं में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है। वह राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान वह पहला राज्य था जिसने 2 से अधिक संतानें होने पर उम्मीदवारी को खारिज किया गया। निम्न को सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 243G पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 243J पंचायतों में लेखा का अंकेक्षण। अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर टैक्स लगाने की शक्ति। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इनमें से सही कथन छांटना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं कि 243J के अनुसार पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 243G के में किया गया है। अनुच्छेद 243J पंचायतों में लेखा का अंकेक्षण। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 243J पंचायतों में लेखा का अंकेक्षण, ये भी क्या है? सही है। 243K राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी क्या है? सही है। 243H पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति, ये भी क्या है? सही। इस तरीके से सभी ऑप्शन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत निम्न में से कौन कौन से राज्यों में पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए जाते? तो प्यारे विद्यार्थियों, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत चुनाव नहीं कराए जाते। वहाँ पर पेशा एक्ट के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। तो वे राज्य कौन से? इन ऑप्शनों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों का विस्तार अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? पेशा एक्ट, 1996 कब लागू हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट लागू हुआ। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट, वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने राज्य शामिल हैं? प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में इसके अंतर्गत 11 राज्य शामिल हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज का चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, के गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिकलाल सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण, पहला ऑप्शन क्या है? सही है। के गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिकलाल सुराणा,
बीडी कल्ला, ज्योति किरण। ये राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और उनका सही क्रम क्या है, यही है के गोयल प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, हीरालाल देवपुरा, माणिकलाल सुराणा, बीडी लाल कल्ला और ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्षता थी। इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है पंचायती राज संस्थानों से संबंधित ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज में वर्तमान में महिलाओं की भूमिका के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। महिलाओं की भूमिका हम केवल और केवल मोहर मात्र तक ही सीमित रखते हैं। महिलाओं के पास इतने अधिकार नहीं है। अब भी महिलाएं राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं है। वे जनप्रतिनिधि चुन ली जाती हैं, लेकिन उनके परिवारजनों द्वारा वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस बारे में सचेत रहना होगा कि महिलाओं को अधिक से अधिक शक्ति मिले। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है, क्योंकि पंचायती राज संस्था ही वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम कहें हमारे सरपंच हैं और हमारे सरपंच से हम डायरेक्ट रूप से कभी भी मिल सकते हैं। यह केवल और केवल पंचायती राज संस्थानों में ही संभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारा सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, आप जीवन में उन्नति प्राप्त करते रहे।